तो स्टूडेंट्स, हमने सॉल्यूशंस में अभी तक सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स पढ़ा है, सॉल्यूशंस ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स पढ़ा है, हेनरीज लॉ पढ़ा है। आज हम स्टार्ट करेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है, रोल्स लॉ क्या होता है, रोल्स लॉ फॉर वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स, और अगर टाइम बचा तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी करेंगे। जितना कवर अप हो सकेगा उतना करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है आज का वो है वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर नाम से पता चल रहा है भाप का प्रेशर। तो देखिए क्या होता है वेपर प्रेशर। अब ये बात सोचने की है, जैसे जैसे हम एक लिक्विड है इसको गर्म करेंगे तो भाप बनेगी, ऑब्वियस बात है। अगर इसको हमने ढक दिया ऊपर से तो क्या होगा, भाप बनेगी, वो गैस वापस टकरा के वापस भी आएगी, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल इसकी सरफेस से निकलेंगे, कुछ इसकी सरफेस पे वापस आकर सॉल्यूशन के अंदर मिल जाएंगे। तो एक पॉइंट पर क्या होगा, जितने लिक्विड की सरफेस से मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं ना, उतने ही मॉलिक्यूल्स गैस के वापस लिक्विड में आके मिल रहे हैं। तो वहां पर जहां पर रेट ऑफ वेपराइजेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन बिकम्स इक्वल टू ईच अदर, यानी कि जितने इवेपोरेट हो रहे हैं, जितने की वेपराइज हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स, और उतने ही वापस भी आ रहे हैं, तो जो जिस दर से वो दोनों काम हो रहे हैं अगर वो इक्वल हो जाए तो हम बोलेंगे एक कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन हो जाएगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, उसका वेपर प्रेशर। ठीक है। तो वेपर प्रेशर of a liquid or solution is the pressure exerted by vapors in equilibrium with the liquid at a particular temperature, यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो वेपर्स का प्रेशर होगा इक्विलिब्रियम में लिक्विड के ऊपर, वो क्या होगा, वेपर प्रेशर। तो इसमें देखिए फैक्टर्स क्या क्या हैं जिससे वेपर प्रेशर प्रभावित होता है। सबसे पहला है नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर ऑफ द लिक्विड की सिंपल बात यह है कि अगर लिक्विड में इंटरमोलिकुलर, सो इफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीकर देन अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर बिकम्स ग्रेटर। मतलब सीधी बात यह है, अपना जो लिक्विड है उस लिक्विड के पार्टिकल का आपस का अगर बॉन्ड, आपस का जो केमिकल बॉन्डिंग है, जो फोर्स है उनका आपस का, अगर वो वीक होगा ना तो जल्दी वेपर बनेंगे। भाई उनके बीच में फोर्स कम होगा, उनके बीच में अट्रैक्शन कम होगा, तो जल्दी जल्दी भाप में वो गैस के मॉलिक्यूल बदल जाएंगे, लिक्विड के मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी गैस में बदल जाएंगे, तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस यानी मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स, अगर ये कमजोर है तो वेपर प्रेशर ज्यादा बनेंगे, अगर ये ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम बनेंगे। दूसरा है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ऑब्वियस बात है, जितना ज्यादा हम टेम्परेचर करेंगे उतना ही वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतने ही बॉन्ड टूटेंगे और उतने ही लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपराइज हो जाएंगे। ठीक है। तो वेपर प्रेशर उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। वेपर प्रेशर का सीधा मतलब क्या है, जब एक लिक्विड को गर्म किया जाता है तो उसमें से भाप निकलती है और भाप टकरा के वापस लिक्विड में बदलती है, लिक्विड में मिलती है, यानी कि निकलना, वेपराइज होना और वापस आना, कंडेंस होना। तो जब ये रेट ऑफ वेपराइजेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाए तो एक कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। और ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे और दूसरा टेम्परेचर पे। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मतलब जो लिक्विड है उसके अणुओं के, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का आपस का फोर्स, वो अगर कमजोर होगा, वो कम होगा तो वेपराइज ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। और दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियस बात है उनके बॉन्ड जल्दी टूटेंगे, वो वेपराइज जल्दी होंगे, तो उससे भी वेपर प्रेशर बढ़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है रोल्स लॉ। रोल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट्स। देखिए, रोल्स लॉ को समझने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। मान लीजिए एक लिक्विड है और इस लिक्विड में दो कंपोनेंट है, एक ए और एक बी। लेट अस से वाटर एंड अल्कोहल। हम मान लेते हैं एक वाटर है, एक अल्कोहल है। जब गर्म करेंगे तो हमें पता है कि वाटर की भी भाप बनेगी और अल्कोहल की भी बनेगी। ठीक है। तो ये कहता है जो वेपर प्रेशर बनेगा उसमें कुछ पार्ट तो होगा अल्कोहल का प्रेशर का और कुछ पार्ट होगा वाटर के प्रेशर का, जिसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ अल्कोहल एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। तो ये रोल्स लॉ क्या कहता है, रोल्स लॉ ये कहता है एक कंपोनेंट का जो प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर जो होगा ऊपर, वो डिपेंड करेगा कि उसका मोल फ्रैक्शन कितना था लिक्विड में एंड मल्टीप्लाइड बाय उसका प्योर वेपर प्रेशर कितना होता है। ठीक है। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय
इट्स प्योर वेपर प्रेशर, मतलब अगर केवल अकेला ए कंपोनेंट ही होता तो उसका वेपर प्रेशर जो बनता उसको हम बोलेंगे उसका प्योर वेपर प्रेशर। तो अब ये कहता है कि लिक्विड का मिक्सचर है, जब उसको गर्म करेंगे तो भाप का प्रेशर बनेगा, वो भाप जो बनेगी वो भी मिक्सचर में बनेगी, ए कंपोनेंट की भी होगी और बी कंपोनेंट की भी, दोनों की भाप होगी उसमें। तो रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग एक कंपोनेंट के कारण जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है मल्टीप्लाइड बाई, अगर वो प्योर कंपोनेंट होता तो उसका वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर कितना होता। ठीक है, ठीक ऐसे ही दूसरे कंपोनेंट पे भी ये रूल लागू होता है, उसके लिए एक्स बी इंटू पी नॉट बी। ये जो लॉ है, ये रूल है, इसको हम क्या बोलते हैं, रोल्स लॉ। तो अब देखिए इसकी स्टेटमेंट समझिए आप, रोल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट। वोलाटाइल का मतलब ऐसी चीजें जिनकी भाप बन सकती हैं, वाष्पशील बोलते हैं इसको। तो ये कहना चाहता है कि भाई सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो मिक्सचर है उसमें सॉल्वेंट भी वोलाटाइल क्योंकि लिक्विड है, और सॉल्यूट भी ऐसा लिया जो वोलाटाइल है। ठीक है, तो अब ये कहता है कि जब उसको गर्म करेंगे तो उसकी भाप बनेगी, ए की भी भाप बनेगी, बी की भी भाप बनेगी। तो ए के कारण जो वेपर प्रेशर होगा वो कैसे निकालेंगे, उसका मोल फ्रैक्शन कितना है मल्टीप्लाइड बाई उसका प्योर वेपर प्रेशर कितना होता है। दूसरे कंपोनेंट पे भी यही रूल लागू होता है कि दूसरे कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इस टोटल भाप में जो ऊपर स्थित है उस पे कितना होगा, एक्स बी यानी मोल फ्रैक्शन उस दूसरे कंपोनेंट का कितना है लिक्विड में घुला हुआ, एंड मल्टीप्लाइड बाई इट्स प्योर वेपर प्रेशर, और उसका प्योर वेपर प्रेशर कितना होता है। ठीक है, अब इन दोनों बातों को अगर मैं मिलाऊं तो टोटल प्रेशर कितना होगा, पी ए प्लस पी बी, ये प्रेशर होगा। ठीक है, यानी कि प्रेशर ऑफ ए एंड प्रेशर ऑफ बी टोटल, भाई एक मान लिया अल्कोहल है और वाटर है, तो टोटल प्रेशर इसके ऊपर कितना बनेगा, अल्कोहल के कारण भी और वाटर के कारण भी, दोनों का जोड़कर ही बनेगा ना। तो पी ए प्लस पी बी, हम इसको क्या लिखेंगे, एक्स ए पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए मैंने मोल फ्रैक्शन के बारे में आपको एक बात बताई थी कि अगर दो कंपोनेंट हैं तो उनके मोल फ्रैक्शन की वैल्यू टोटल कितनी होती है, 1, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सब के मोल फ्रैक्शंस का जोड़ हमेशा कितना होता है, एक होता है। अगर दो कंपोनेंट हैं तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, अगर तीन होते तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, उन सब की वैल्यू 1 होती है। मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि हम एक्स ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं, और इसको फिर कैसे लिखा जा सकता है, 1 माइनस एक्स बी इंटू पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो एक्स बी वाली टर्म्स को एक साथ रखिए, और एक्स ए है तो ठीक है, नहीं तो बाकी जो बची टर्म्स उनको हम एक तरफ रख सकते हैं। तो देखिए वैल्यू कितनी आएगी, पी नोट बी माइनस पी नोट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नोट ए, ये वैल्यू हो जाएगी जब हम इसको यहां से कैलकुलेट करेंगे ना। तो P इज इक्वल टू पी नोट बी माइनस पी नोट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नोट ए। अब एक बात सोचिए आप, हम एक कंडीशन लेते हैं कि केवल एक ही कंपोनेंट है, यानी कि प्योर एक ही लिक्विड है, जैसे कि केवल वाटर है, इसमें मान लिया केवल वाटर है तो एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स ए इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, एक्स बी, या एक्स बी तो 0 हो गया, एक्स बी 0 हो गया तो प्रेशर भी जो हम इस इक्वेशन से देखेंगे ना, एक्स ए जब 1 होगा, एक्स ए जब 1 होगा तो एक्स बी कितना होगा, 0, क्योंकि दूसरा कंपोनेंट है ही नहीं तो उसके मोल फ्रैक्शन भी नहीं होंगे। तो उस केस में हम देखेंगे कि ये एक्स बी से मल्टीप्लाइड सारी चीजें हैं, ये सारा पार्ट 0 हो जाएगा, और पी क्या हो जाएगा, पी नोट ए। पी नोट ए का मतलब केवल एक ही कंपोनेंट के कारण होगा टोटल प्रेशर, जो उसका प्योर वेपर प्रेशर होगा। तो हम ये चीज जस्टिफाई भी हो रही है यहाँ से कि अगर एक ही कंपोनेंट लेंगे तो टोटल वेपर प्रेशर भी कितना होगा, केवल उसी का प्योर वेपर प्रेशर होगा। ठीक ऐसे ही अगर मैं एक्स बी को 1 ले लूं, एक्स बी को 1 ले लूंगा तो एक्स ए 0 हो जाएगा, एक्स बी को 1 ले लिया तो 1 से मल्टीप्लाई करो, पी नोट बी माइनस पी नोट ए प्लस पी नोट ए, पी नोट ए से पी नोट ए कैंसिल हो जाएगा, उस केस में पी इज इक्वल टू पी नोट बी आ जाएगा। मतलब जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो केवल उस बी कंपोनेंट का प्योर वेपर प्रेशर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल जस्टिफाई हो रही है चीज। अब हम इसको ग्राफ के माध्यम से भी समझते हैं। देखिए ओके, अब देखिए, अब मैं एक वेपर प्रेशर जो ए के कारण है उसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। पी ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए।
पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी नोट ए। इसका सीधा मतलब क्या हुआ, मान लीजिए एक्स ए यहां पर 0 है, मोल फ्रैक्शन 0 होने का मतलब लिक्विड केवल एक ही प्रकार का है यहां पर, ठीक है। फिर एक्स ए थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया, यानी कि थोड़ा थोड़ा मैंने लिक्विड डाला दूसरी टाइप का, पहले केवल एक्स बी था, वहां पर एक्स ए 0 था, फिर धीरे धीरे मैंने एक्स ए को भी डाला, उसके मोल फ्रैक्शन बढ़ते जाएंगे। तो जैसे जैसे उसके मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे ना, इस रिलेशन से हम देखेंगे जो वेपर प्रेशर होगा टोटल, वो भी इस ए के कारण एक स्ट्रेट लाइन से बढ़ेगा। स्ट्रेट लाइन क्यों, क्योंकि देखिए आप ये इक्वेशन देख सकते हैं, ये इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इससे मैच करती है, और यहां पर c की वैल्यू 0 है, m स्लोप होता है, स्लोप यहां पर क्या है एक्स ए, ठीक है, स्लोप यहां पर क्या है एक्स ए, और सॉरी ये पी नोट ए जो होगा वो हमारा स्लोप होगा, और एक्स ए तो इधर ये डायरेक्शन है, और पी ए क्या है, ये y वाला जो ग्राफ है, ठीक है। तो एम एक्स प्लस सी, इससे अगर हम कंपैरिजन करें तो हम देख सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनेगी। जैसे जैसे एक्स ए मोल फ्रैक्शन इसका बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, और एक पॉइंट पर आप देखिए एक्स ए जब 1 हो गया, मतलब बी नहीं है, उसमें केवल एक ही कंपोनेंट है, तो उस केस में जो वेपर प्रेशर होगा ना, वो उसका मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, उसका प्योर वेपर प्रेशर, जो कितना होगा पी नोट ए। यानी कि ये जो चीज है ये हमें पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, ये इक्वेशन जस्टिफाई कर रही है। अगर बी की बात करें तो बी में शुरुआत में 0 था, फिर हमने मोल फ्रैक्शन थोड़ा थोड़ा बढ़ाते गए, तो इस तरीके से उसका भी वेपर प्रेशर ऐसे बढ़ता। तो अब उसमें जब केवल बी कंपोनेंट इस पॉइंट पे होगा, एक्स बी इज इक्वल टू 1 का मतलब कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं, केवल बी ही के मोल फ्रैक्शन है सारे के सारे, तो उस केस में हम देखेंगे कि उसका वेपर प्रेशर यहां पर कितना होगा, पी नोट बी, और ये जस्टिफाई हो रहा है इस इक्वेशन से, पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी एंड एक्स पी। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं ग्राफ पे। किसी भी पॉइंट पर हमें टोटल वेपर प्रेशर देखना है तो हम इसको मिला दें, P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ऐसे हम देख सकते हैं। तो ये लाइन हमें देगी टोटल वेपर प्रेशर किसी भी पॉइंट पे, ये लाइन हमें देगी कि बी कंपोनेंट के कारण वेपर प्रेशर कितना है किसी भी पॉइंट पे, और ये लाइन हमें देगी कि ए कंपोनेंट के कारण वेपर प्रेशर कितना है जब उसके मोल फ्रैक्शन रिस्पेक्टिवली एक्स ए से 0 से 1 के बीच में कहीं पर भी लाई कर। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं ये मानूं कि इस मोल फ्रैक्शन पे मेरे को पता करना कि वेपर प्रेशर कितना है, तो ये मोल फ्रैक्शन है एक्स ए का, तो इस मोल फ्रैक्शन पे वेपर प्रेशर कितना है, इतना वेपर प्रेशर होगा। इस मोल फ्रैक्शन पे देखिए, जब मोल फ्रैक्शन केवल इतना है, 0 से इतना, यानी कि थोड़ा सा है, तो हम देखेंगे कि उसके कारण वेपर प्रेशर भी जो है वो बहुत थोड़ा सा ही होगा। तो ये ग्राफ हमें पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग देता है कि लिक्विड के ऊपर 2 कंपोनेंट हैं, उनके वेपर प्रेशर हम कैसे दिखा सकते हैं, ग्राफ से कैसे इसको समझा सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। देखिए, नॉन वोलेटाइल का मतलब ऐसा सॉल्यूट जिसके भाप नहीं बनेंगे, ठीक है। तो अब समझिए इस चीज को, अब ये लिक्विड है और इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी है, यानी कि एक कंपोनेंट है जो सॉल्वेंट है जिसके भाप बनेंगे, दूसरा कंपोनेंट सॉल्यूट जिसके भाप नहीं बनेंगे, वो नॉन वोलेटाइल है। तो एक चीज हम देख सकते हैं कि इसमें जो भी भाप बनेंगे, टोटल प्रेशर, वेपर प्रेशर जो होगा वो केवल एक ही कंपोनेंट के कारण होगा। तो हम ये बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ टोटल सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो केवल एक ही कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है, और उसके प्योर वेपर प्रेशर को मल्टीप्लाई करेंगे उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से। जैसे कि मान लिया एक कंपोनेंट 1 है, एक दूसरा 2 है, 2 वाला कंपोनेंट जो नॉन वोलेटाइल है उसके भाप नहीं बन रहे हैं, तो भाप केवल बन रहे हैं 1 वाले के, तो प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, x1 इंटू पी नोट। अब एक चीज और देखने की है कि टोटल हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, जैसे जैसे गर्म किया जाएगा इसको, लिक्विड को जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो ये भी देखा जाता है कि कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल वो भाप तो नहीं बनेंगे लेकिन ऊपर आ जाते हैं, और ऊपर सरफेस पे आएंगे तो सॉल्वेंट जो वेपराइज हो रहा था वो वेपराइज होना कम होगा, क्योंकि कुछ जगह सॉल्वेंट की किसने ले ली है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने। तो जहां से हर जगह से वाष्प बन रहे थे, अब उनमें से कुछ जगह को ऑक्यूपाई कर लिया है किसने, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने, तो अब वहां से भाप बनने बंद हो जाएंगे। तो हम अल्टीमेटली ये बोल सकते हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से इसके भाप तो बनेंगे ही नहीं,
बल्कि जो बन रहे हैं लिक्विड के, सॉल्वेंट के, उसके भाप बनने भी थोड़े से कम हो जाएंगे और हम इसको आगे देखेंगे कैसे। तो रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट देखिए क्या होता है। अभी तक हमने पढ़ा वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ऐसे थे जिसमें दोनों की भाप बन रही है। अब हम करेंगे रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब जिसमें सॉल्वेंट हमारा वोलेटाइल है लेकिन सॉल्यूट जो मिलाया वो नॉन वोलेटाइल है, उसके भाप नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो भाप बनेगा, टोटल सॉल्यूशन के जो टोटल वेपर प्रेशर बनेंगे वो बनेंगे किसके? केवल सॉल्वेंट के। तो टोटल सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन मान लिया हमने x1, हमने माना सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन x1 है और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन x2। तो अब डिपेंड करेगा वो x1 के ऊपर, एंड वी नो अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ द टोटल वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्योर वेपर प्रेशर। तो जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वही अब पूरे सॉल्यूशन का होगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, सॉल्यूट के भाप बन नहीं रहे हैं। तो PS इज इक्वल टू x1 इंटू पी नोट। अब देखिए PS डायरेक्टली डिपेंड ऑन x1, हम ऐसा भी बोल सकते हैं क्योंकि P नोट तो क्या है? प्योर वेपर प्रेशर, जो किसी कंपोनेंट का हमेशा वही रहता है, तो वो हो गया कांस्टेंट हो गया। तो PS डायरेक्टली डिपेंड ऑन x1, दैट मींस द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन नाउ डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ओनली सॉल्वेंट और ओनली वन कंपोनेंट, बिकॉज सेकंड कंपोनेंट इज नॉन वोलेटाइल, देयर इज नो वेपर प्रेशर बिकॉज ऑफ दैट कंपोनेंट। अब देखिए हम इस चीज को यहां से क्या लिख सकते हैं? x1 इज इक्वल टू PS अपॉन P नोट। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, x1 PS बाई P नोट। तो अब देखिए 1 माइनस x1 एंड 1 माइनस PS बाई P नोट, यानी दोनों को एक में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। रीजन ये है, जब भी हम गर्म करेंगे इसको तो वोलेटाइल सॉल्वेंट है, वोलेटाइल कंपोनेंट है, उसके भाप बनेंगे, लेकिन जो नॉन वोलेटाइल है ना वो भी क्या करेगा? वो इस जगह पे आ जाएगा, सॉल्वेंट की सरफेस पे आ जाएगा, और जो वेपर्स ज्यादा फास्ट बन रहे थे अब वो वेपर्स उतने फास्ट नहीं बनेंगे, बिकॉज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो क्या कर लेता है? उसकी जगह ले लेता है कुछ जगह से। तो पहले प्योर सॉल्वेंट अगर होता तो उसके हर जगह से भाप बनते, उतनी तेजी से वेपर प्रेशर बनता, लेकिन अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या कर रहा है? वो वेपर प्रेशर बनाने में एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, एक बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो अब हम देखेंगे कि वेपर प्रेशर के ऊपर इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का क्या फर्क पड़ेगा। तो वो देखने के लिए हमने क्या किया? 1 माइनस कर दिया। 1 माइनस क्यों किया? क्योंकि हमें पता है x1 प्लस x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट प्लस अदर कंपोनेंट इज इक्वल टू 1। सो x2 किसके इक्वल हो जाएगा? 1 माइनस x1, और इस x2 को लाने के लिए हमने यहाँ पे 1 से इन दोनों को घटाया है। क्यों? क्योंकि 1 माइनस x1 हो गया x2। अभी तक ये जो डिपेंडेंस थी ये थी केवल सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन की। अब हम ये देखना चाहते हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है उसके मोल फ्रैक्शन से इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो ये देखिए P नोट माइनस PS अपॉन P नोट, ये एक टर्म आ गई, इसको समझिए ध्यान से। प्योर वेपर प्रेशर था सॉल्वेंट का, फिर उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रह गया, और डिवाइड बाय प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको समझिए थोड़ा। मान लीजिए केवल एक प्योर सॉल्वेंट था, उसका प्योर वेपर प्रेशर था 100, लेकिन जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसमें मिला दिया तो हमें पता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम कर दिया उसकी जगह पे आके, क्योंकि उसके तो भाप बनेंगे नहीं और वो दूसरे के भी नहीं बनने दे रहा। तो इसके कारण सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैं कहता हूं कितना हो गया? 80 हो गया। तो कितना कम हो गया? 100 माइनस 80 यानी कि 20। इसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये वाला जो ऊपर वाला टर्म है P नोट माइनस PS, दैट इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये P नोट क्या है? प्योर वेपर प्रेशर। यानी कि प्योर वेपर प्रेशर 100 था तो उसके ऊपर कितनी कमी आ गई, कितने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बाद, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसलिए हम आगे पढ़ेंगे कि सॉल्यूट के अमाउंट पे भी एक टर्म डिपेंड करती है और उसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन केस ऑफ रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और हम आगे पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो इस यूनिट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो क्या कहती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो केवल मोल फ्रैक्शन या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो
उसको हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और क्योंकि ये टर्म रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये भी एक अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको भी हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में काउंट करेंगे। ठीक है। So now based on Rolle's law, we can also classify solutions in two categories, and that is ideal solution and non-ideal solutions. दो तरीके से हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक वो जो रोल्स लॉ को ओबे करते हैं, जिनको हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, यानी कि जिसमें एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, उसके मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्योर वेपर प्रेशर। रोल्स लॉ जो कहता है ना, उसके ऊपर पूरी तरह एप्लीकेबल होता है, किसके ऊपर, आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता है। रोल्स लॉ जो कहता है कि भाई एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर वो क्या होगा, x1 इंटू P01। ये चीज जहां पर नहीं होती है वो नॉन आइडियल, और ये चीज जहां पर फॉलो की जाती है वो आइडियल सॉल्यूशन। इन नॉर्मल वी कैन से दैट आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस इन व्हिच रोल्स लॉ इज पर्टिकुलरली ओबेड। जिसमें पूरी तरह से लागू होता है रोल्स लॉ वो आइडियल सॉल्यूशन है, और जिसमें लागू नहीं होता है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेफिनेशन तो यही बोलेंगे कि जो रोल्स लॉ को ओबे करे वो आइडियल सॉल्यूशन। दूसरी दो टर्म्स भी हैं ऐसी, जो कंडीशंस हैं ऐसी जिनको आइडियल सॉल्यूशंस फॉलो करते हैं। पहली, जब भी दो आइडियल सॉल्यूशन यानी कि दो कंपोनेंट मिलेंगे और आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसमें वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जो होगी वो हमेशा जीरो, दैट मींस डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग। डेल्टा वी का मतलब देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम का जो चेंज होगा वो हमेशा जीरो होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे बेंजीन और टोल्यूइन की बात करें, 50 क्यूबिक सेंटीमीटर ये बेंजीन इतना ही, टोल्यूइन जब हम मिलाते हैं तो टोटल बना 100 क्यूबिक सेंटीमीटर एग्जैक्ट बनता है। ये ऐसा नहीं कि 50-50 मिलाया और कुछ चीजें निकल गई और 98 रह गया, या फिर कुछ चीजें और ऐड हो गई और 102 हो गया, ऐसा नहीं हुआ। एग्जैक्ट जितनी वॉल्यूम इसकी जितनी दूसरे कंपोनेंट की थी, दोनों मिलकर एग्जैक्ट उतनी ही बनाएंगे, कोई भी वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, वो आइडियल सॉल्यूशन होंगे। ठीक ऐसा ही देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी चेंज का मतलब ना तो हीट बाहर निकलेगी और ना ही हीट अंदर आएगी, तो वो भी क्या होता है, डेल्टा एच जो चेंज इन एंथैल्पी है वो भी क्या होता है, जीरो होता है। और बेंजीन और टोल्यूइन के केस में डेल्टा एच जीरो है, तो हम बोल सकते हैं बेंजीन और टोल्यूइन का सॉल्यूशन पूरी तरह से आइडियल सॉल्यूशन है, बिकॉज it obeys Rolle's law and there is no change in volume and there is no change in enthalpy of the reaction when they are combined. तो आइडियल सॉल्यूशन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। पहला डेफिनेशन तो ये होगा कि जो रोल्स लॉ को ओबे करे वो आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा डेफिनेशन ये भी हो सकता है, एज ए सॉल्यूशन जब दो कंपोनेंट को मिलाया जाए तो वॉल्यूम में भी कोई चेंज ना हो और एंथैल्पी में भी कोई चेंज ना हो, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताई अच्छी तरह से समझ में आ गई है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बिल्कुल उसके विपरीत, बिल्कुल अपोजिट क्या कहता है, रोल्स लॉ को जो ओबे नहीं करता, जिसमें हमेशा वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग कुछ ना कुछ होगी वैल्यू, जिसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम चेंज होगी और जिसकी कुछ ना कुछ एंथैल्पी भी चेंज होगी। जैसे हम वाटर में अगर H2SO4 मिलाए, आपने कभी अगर लैब में मिलाकर देखा हो, हालांकि कंसंट्रेटेड H2SO4 से थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए, वो हार्म कर सकता है आपको, लेकिन पानी में जब H2SO4 हम मिलाते हैं थोड़ी सी भी क्वांटिटी, तो एकदम से हीट निकलती है एकदम से वाटर और H2SO4 के रिएक्शन में, तो हीट इवॉल्व हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है कुछ ना कुछ, ठीक है, तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होंगे। उसके बाद हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के टाइप्स करते हैं, क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस भी कई टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के होते हैं मेनली, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए पहली बात, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो हैं जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करते, यानी कि जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट के जो भाप बनते हैं वो रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो बनने चाहिए वो नहीं बनते हैं। रोल्स लॉ क्या कहता है कि एक कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो कितना होगा, उसके मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय उसका प्योर वेपर प्रेशर। ठीक है, दूसरे कंपोनेंट के केस में भी ऐसा ही होगा। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार के कैसे हो सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आनी चाहिए उससे ज्यादा भाप बन रही हो किसी कंपोनेंट की। ऐसा भी हो सकता है कि रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो बननी चाहिए वेपर प्रेशर उससे कम भी बन सकता है। तो हम दो टाइप के बोलेंगे यहाँ पर, पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन और नेगेटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन। डेविएशन का मतलब होता है हटना। देखिए हमने अगर बात की एक ग्राफ की कि जैसे जैसे कंपोनेंट की वैल्यू x ए 0 से 1 होती जाएगी ना, तो वैसे वैसे क्या होगा, ये ग्राफ ऐसे ऊपर उठता जाएगा, यानी प्रेशर लगातार
बढ़ता जाएगा। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है अगर भाप ज्यादा बने, यानी कि हमने ये सोचा था कि रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर इतना x है ना तो उसका वेपर प्रेशर इतना होगा, लेकिन अगर वेपर प्रेशर ज्यादा बने, ज्यादा बनने का मतलब ये है कि हमने सोचा तो इतना था लेकिन पाया इतना वेपर प्रेशर। तो इस तरीके से जब ये ग्राफ बनता है तो ऐसे ऊपर से जाकर बनता है। जो रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन की बजाय ऊपर से, यानी जितनी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी उससे ज्यादा वेपर प्रेशर बना। तो ऐसे केसेस में हम बोलेंगे उसको कि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अब हम अच्छे से डिस्कस करते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट A दूसरा कंपोनेंट B है, और उस कंपोनेंट में जो वेपर प्रेशर रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए उससे ज़्यादा वेपर प्रेशर बनता है। जैसे कि PA जो है वो XA इंटू P नोट A इतना वेपर प्रेशर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, लेकिन इससे ज़्यादा बन रहा है। दूसरे कंपोनेंट का भी जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा बन रहा है एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम रोल्स लॉ, और इसलिए टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी इन दोनों से ज्यादा बनेगा। XA P नोट A प्लस XB P नोट B, जो पहले इसके इक्वल होता था टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, अब वो इन दोनों के एडिशन से ज्यादा होगा। और ग्राफिकली हम इसको समझ ही सकते हैं कि ग्राफ पहले इस टाइप से ऐसे बन रहे थे, अब ग्राफ थोड़े से ऊपर से बनेंगे और टोटल जो सॉल्यूशन होगा वो भी हमारा ऊपर से ग्राफ बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वेपर प्रेशर जितना एक्सपेक्टेड था स्ट्रेट लाइन में अब उससे ज्यादा मिल रहा है हमें। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन है। इसके बारे में एक दो बातें और कि जब एक कंपाउंड B ऐड किया जाता है कंपाउंड A के साथ तो उसको उस सॉल्यूशन का जब पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है। जैसे कि पहले मान लीजिए 100 था, अब उसका बॉइलिंग पॉइंट 95 हो जाएगा, यानी 100 से कम होगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है क्योंकि भाप जल्दी बनेगी, ज्यादा बनेगी और कम टेम्परेचर पर ही उसका वेपर प्रेशर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा एज पर द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है कि किसी चीज को हम इतना तापमान दे दें कि उसका भाप का प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो उस टेम्परेचर को जिस पर ऐसा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो अब देखिए भाप यहां पर ज्यादा बनेगी पॉजिटिव डेविएशन वाले की, तो उस केस में उसकी भाप जल्दी बन जाएंगी। पहले 100 डिग्री पे बन रही थी, 95 डिग्री पे ही इतनी भाप बन गई जो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल प्रेशर डालेगी। तो हम बोलेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट इससे कम हो जाता है। ए और A के बीच में जो इंटरेक्शन है, B और B के बीच में जो इंटरेक्शन है, जब वो आपस में मिलते हैं ना तो A और B का इंटरेक्शन इन इंटरेक्शन से वीक है। यानी कि पहले जिस फोर्स से ये बंधे हुए थे ना A और B आपस में उससे कमजोर फोर्स से बंधेंगे। उससे कमजोर फोर्स का मतलब अब वो जल्दी टूटेंगे और ज्यादा भाप बनेगी। ये भी एक रीजन है पॉजिटिव डेविएशन शो करने का। ठीक है, इसका एक अच्छा एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन। इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन को जब हम मिलाते हैं तो वो क्या बनाता है? वो हमारा बनाता है साइक्लोहेक्सेन। इसके अलावा एसीटोन और बेंजीन, ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में बिल्कुल जो मैंने अभी आपको बताया उसके विपरीत होगा। नेगेटिव डेविएशन में जो भाप है वो कम बनेगी जितनी एक्सपेक्टेड है, इसमें ज्यादा बन रही थी, तो सारी चीजें इसके अपोजिट हो जाएंगी। इसमें AA और BB इंटरेक्शन, सॉल्वेंट और सोल्यूट का आपस का इंटरेक्शन जो था, अब जब वो सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलेंगे तो वो इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ज्यादा मजबूत होगा, इसलिए भाप कम बनेगी। और भाप कम बनेगी तो अकॉर्डिंगली बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो उसका ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अब 100 डिग्री पे उतनी भाप नहीं बनेगी जो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे पाए, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो अब 105 डिग्री पे ऐसा होगा या किसी और टेम्परेचर पे मोर देन 100 डिग्री। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा इसमें बढ़ जाता है और इंटरेक्शन AA और BB का जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है और इसका ग्राफ आएगा नीचे से।
देखिए रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है, इसका ग्राफ नीचे से का मतलब हम समझते हैं कि इतना होना चाहिए प्रेशर, लेकिन हम देखते हैं कि इतने मोल फ्रैक्शन पे केवल इतना ही प्रेशर है, तो वेपर प्रेशर जो है वो काफी कम हो जाता है। इसको और डिटेल से आप पढ़ेंगे, मैं नोट्स आज डाल दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, और आप भी हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं हमारे किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, कोई भी चीज़ आपको पूछनी है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9896570792। आई थिंक आज के लिए काफ़ी हो गया इतना ही, और इससे संबंध में कोई भी अगर आपको चीज़ पूछनी है आप कमेंट करिए। हमारे चैनल, अगर आपको लगता है कि बहुत सारे बच्चों की हम हेल्प कर सकते हैं इसके थ्रू, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीडी स्टूडेंट्स तक फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।